अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज की खास मुलाकात में फ्रेम में आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं। तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन का दौर है, कहना ज़रूरी है। पीडीपी के सुरनकोट सेगमेंट असेंबली के कैंडिडेट जावेद इकबाल चौधरी साहब, कल शाम को यहाँ जब मैडम महबूबा मुफ्ती आए तो वहाँ भी इनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद ऑल ओवर कंस्टिट्यूंसी में किस तरह का दौरा रहा है, इनका जो कंपेन्स कैसे चल रही हैं और क्या उम्मीद है सुरनकोट के वोटरान के साथ। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया बिजी शेड्यूल में वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद साहब, बात हम शुरू करेंगे। कल मैडम महबूबा मुफ्ती का ये दौरा था, ये यहाँ तो आपकी जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले हमारे चैनल पे हमने जब देखी है, सुनी है, मैंने मुनासिब समझा कि आपका इंटरव्यू किया जाए। वहां भी ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को शाम को कश्मीर से निकलना था और फिर उनको यहाँ से हमारे बफलियाल से होते हुए देरा गली से शाहदरा शरीफ रात को उनको रुकना था और शाहदरा शरीफ में उनके शेड्यूल बना हुआ था कुछ लोगों के साथ मुलाकात का। तो एडमिनिस्ट्रेशन से इन टाइम जो है उसके लिए परमिशन भी जो है प्रॉपर परमिशन वो भी ली हुई थी और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जानकारी भी थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब मैडम बफलियाज में पहुंचे तो उनको वहां से उनका रूट डाइवर्ट किया गया कि यहाँ देरा गली वाला रूट सेफ नहीं है, आपको दूसरे रास्ते अलो करेंगे। और वहां से वो जब फजलाबाद से होते हुए सुरनकोट मार्केट में पहुंचे तो तब उनको जो है ऑल ऑफ ए सडन जो है उनको रोक लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ये कहा गया कि आगे चूंकि हमारी रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो क्लोज हो चुकी है, लिहाजा हम आपको अलो नहीं कर सकते। तो तब हमारी बात हुई किसी से, तो हमें तो उस वक्त तक पता नहीं था। अब तो ये समझ रहे थे कि मैडम का रूट जो है वो बफलियाल से है, वो चले गए होंगे अपने काम निकल के। तो फिर मैं भी वहाँ स्पॉट पे पहुंचा, हमारे बाकी पार्टी वर्कर्स जो थे 100-200 वो भी स्पॉट पे पहुंचे। तो फिर हमें बड़ी जदोजहद करनी पड़ी, आपने भी शायद देखी होंगी वीडियोस। और मैडम को वहां से जो है पैदल उन्होंने मार्च शुरू की और सुरनकोट की पूरी मार्केट जो है वो पैदल चल के गए। आगे जाके हमें रोका गया, जिस जगह में रोका गया वहाँ पानी इतना जमा था कि हमारे वहाँ रुकने की, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। वो भी चीज़ें आपने नोट की होंगी। तो इस लिहाज से मुझे ये लगता है कि पीडीपी के साथ पहले भी सौतेली माँ का सलूक जो हुआ, और पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं बिलखसूस कहूंगा कि हमारे यहाँ वर्कर जो है सुनकोट में उनको उठाया गया, उनको पकड़ के रखा गया अंदर, उनको दबाव में रखा गया। कश्मीर में हमारे एजेंट्स जो हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया। और फिर 7 तारीख को जब इनको लग रहा था कि मैडम महबूबा मुफ्ती बिल्कुल जीत चुकी हैं, उसको जो है पोस्टपोन करके इन पोलिंग की डेट को बाद में किया गया। तो फिर ये कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ मिल रही है हमें? जब कभी हमारा कोई लीडर मूव करता है, कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो उसमें हमेशा हमारे पास साथ ही हर्डल्स होती हैं, हमें ही हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। उस खासकर पीडीपी और मैडम महबूबा मुफ्ती से मुझे नहीं समझ आती इनको क्या इतना बड़ा डर है कि ये सब बाकी जितने लोग हैं उनको ये अलाउ करते हैं। उनके लिए यहाँ कांग्रेस के लोग आए, उनके चापर आए, उनके साथ और पूरे तरीके से इन्होंने तावन किया, उनको कभी यहाँ नहीं रोका जाता। यहाँ जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको नहीं, बीजेपी की तो बात ही नहीं, उनके लिए 24 घंटे ये लोग खड़े हैं। लेकिन जब हमारी पार्टी सदर और वो यहाँ सबका चीफ मिनिस्टर है, उनका प्रोग्राम था, तो क्यों इन्होंने हमें रोका? और ये कैसे हमें रोक के क्यों हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फिर कहाँ मिल रही है? जब हमें उस वक्त मेरी भी अपनी मीटिंग्स थी, मुझे उनको मनसूख करके जो है अपना टाइम उधर देना पड़ा, मैडम का जो है इन्होंने टाइम जाया किया। तो कैसे फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? आप ही बता सकते हैं इसमें। जावेद साहब, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, अभी आपने ऑलमोस्ट पूरा इलाका जो है वो कंपेन की है, तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुद्दे, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो किन मुद्दों की बात करते हैं लोग? देखें, पीडीपी का एक अपना कैडर है, अपना वजूद है, हमारा अपना वोटर है। और हमने हालिया जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उस वक्त भी टफ सिचुएशन थी क्योंकि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम हर्डल के बावजूद भी 18,000 वोट सुनकोट कंस्टिट्यूंसी से लाया है। वो सिर्फ हमारे वर्कर्स, हमारे कैडर की बदौलत है। आज भी इंशाल्लाह मैं पूरी कंस्टिट्यूंसी में गया हूँ और मुझे यकीन है कि हमारा कैडर जो है वो आंजाब है और हमें वोट ज़रूर इंशाल्लाह ठीक वोट यहाँ मिलेगा। अब जीत हार अल्लाह के हाथ में है, कौन जीतता है कौन हारता है ये अल्लाह ने के फैसले हैं, वो बेहतर जानता है। और हमें भी अपने रब पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, यहाँ सुरनकोट में अगर इससे पहले भी 70% जो यहाँ की डेवलपमेंट है, आप यहाँ मुगल रोड ले लें, आप यहाँ डिग्री कॉलेज ले लें, यहाँ पुल ले लें आप, हमारे दरिया के ऊपर चंदीमठ से लेके फिर आपका फजलाबाद हो गया, हमारा
पमरोट ब्रिज हो गया, धुंधक हो गया, सीढ़ी ख्वाजा हो गया, सब के सब मुफ्ती साहब के दौर में सैंक्शन हुए हैं। जितनी इंटरनल रोड्स हैं ये सारी मुफ्ती साहब के दौर में ही सैंक्शन हुई है और हर गाँव को लिंक किया गया है। इसलिए हमारे पास काम, हमारी पार्टी ने इससे पहले कभी हमें सुप्रीम कोर्ट से एमएलए नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में अगर हम काम गिनाएं तो सबसे ज़्यादा आज भी पीडीपी के हैं। और जहां तक मेरे मुद्दों की बात है, आपने पहले भी सुना होगा, एक तो टनल जो है हमारे मुगल रोड पे, ये हमारी प्रायोरिटी है, जो कि हमारी पार्टी के मंशूर में भी है और ये हमारी प्रायोरिटी है कि हमें अगर टनल मिलेगा तो तभी हम जाके 12 महीने हमारा लिंक रहेगा कश्मीर के साथ और ये रोड जो है इसका हम फ़ायदा ले सकेंगे। उसके साथ साथ दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी का है हमारे सामने। हमारा हर पढ़ा लिखा नौजवान वो बड़ी बड़ी डिग्रियां करके, बहुत अच्छा मेरिट लेके पिछले कई सालों से मुख्तलिफ शहरों में लाइब्रेरीज में बेचारे खस्ता हाल हैं। उनके माँ बाप ने लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए तक उनके ऊपर सर्फ कर दिए, लेकिन उनको आने वाला वक्त अपना बिल्कुल तारीख नज़र आ रहा है। कहीं दूर दूर तक उनको ये नहीं दिख रहा है कि हम कहीं गवर्नमेंट की नौकरी ले सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के हमारा तशख्खुस ख़त्म किया, हमारे यहाँ से 370 तोड़ा और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो नौजवान को हुआ है। ये कहने को तो कहते हैं हम यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, हम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इतनी प्राइवेट जॉब आपको मिलेंगी, लेकिन मौके पे एक नौकरी भी प्राइवेट किसी को मिली नहीं है। उसके बाद जितनी सरकारी नौकरियां थी वो सब की सब इन्होंने रोक के रखी हुई है। हमारी ये प्रायोरिटी है कि अगर हमारी पार्टी इंशाल्लाह पावर में आएगी या अगर मैं एमएलए बनूंगा तो उस सूरत में हम सबसे पहले जदोजहद करके जितनी वैकेंसी सरकार के पास है उनको एडवर्टाइज करवाएंगे और यहाँ के जो नौजवान हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने रोजगार के लिए जो है किस्मत आजमाई कर सकें। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, यहाँ आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर करप्शन किसी जगह में है तो वो सुप्रीम कोर्ट में है। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि इससे पहले जितने भी ये हमारे इस वक्त मोहतरम हजरात हमारे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पावर में रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, डीडीसी रहे हैं। तो एक भी शख्स के मुंह से कभी यहाँ रिश्वतखोरी, कमीशन या जो बदयांती होती है एडमिनिस्ट्रेशन में उसके खिलाफ कभी ना पहले आवाज निकली ना आज निकल रही है। मेरा ये अवाम से वादा है कि अगर वो मुझे यहाँ मौका देंगे तो ये एक जो आपके डिपार्टमेंट में 60% 70% जो आपसे जो कमीशन है, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में बगैर पैसा दिए किसी को कोई यहाँ काम नहीं होता है, इसको इंशाल्लाह जो है हम इसको रिश्वतखोरी को ख़त्म करेंगे और यहाँ हर आदमी का बाइज्जत तरीके से जो है वो काम होगा। जावेद साहब, अलायंस की अगर मैं बात करूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, तो पीडीपी अलायंस का हिस्सा क्यों नहीं बनी? देखें, ये जब कांग्रेस ने पहले अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, सीट शेयरिंग में इनकी कोई रुकावट बनी, तो बीच में कांग्रेस ने कहा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही पहले कहा कि हम शेयर नहीं करेंगे अलायंस, कांग्रेस ने तब पीडीपी के साथ अप्रोच की। शायद पीडीपी ने इनकी बात की जो है वो कंसिडरेशन भी उस पर हुई, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे फिर रातों रात इनका मामला आपस में फिर जुड़ गया और ये आपस में जो है इन्होंने अपनी सीट शेयरिंग शुरू कर ली और पीडीपी के साथ इन्होंने जो है वो बातचीत जो है वो कंटिन्यू नहीं की बल्कि डिसकंटिन्यू कर दी। अब जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मामला है, हमारा एक मंशूर है, इस रियासत के लिए हमारा एक अज़म है काम करने का, और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने बीजेपी के साथ रह के भी अपना वो मंशूर जो है उससे एक लफ्ज़ आगे पीछे वो उनसे नहीं हिल पाई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पार्टीज जो हैं इनका कॉल और फेल में बड़ा तजाद रहता है। ये इलेक्शन के वक्त कुछ और करते कहते हैं और बाद में कुछ और करते हैं। मेरे ख्याल में इसीलिए ये डर रहे हैं कि अगर हम पीडीपी को साथ लेके चलेंगे, अगर पीडीपी हमारे पास साथ शामिल होगी तो फिर 370 और 35 ए के ऊपर तो खुल के काम करना ही पड़ेगा। फिर इनको जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बातचीत पे काम करना ही पड़ेगा। फिर इनको जो ये हमारा एक मसला उलझा हुआ है इसको सुलझाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। शायद उसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयार नहीं है, उनको सिर्फ लालच है कुर्सी तक। आपने देख लिया कि इनका जो अलायंस है उस अलायंस में इन्होंने सीट शेयरिंग के अलावा दूसरा कोई मुद्दा इनका कॉमन नहीं है। वकार रसूल तो आज भी कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा है ये खून से रंगा हुआ है, अलायंस में होते हुए भी वो बरसते हैं। देखो ना, वही मैंने कहा ना, इनका जो ये सिलसिला है ये सिर्फ ये दाव पेच का सिलसिला है। और मुझे तो ये भी नॉलेज है, किसी ने जो मुझे बताया वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ भी राब्ते में है और इन्होंने ये जानबूझ के कि कांग्रेस की सीट शेयरिंग में ही हम टिकटें इनकी कम कर दें, जो वो 28-30 पे ही लड़ रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम सीटें वो हारेंगे, ये 8-10 की टैली उनकी पहुंचेगी। तो वो इसको रोकने के लिए भी शायद वो इंस्ट्रूमेंटल हुए हैं बीजेपी की तरफ से
और कल हो सकता है कि जब बीजेपी की कुछ सीटें निकले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की निकले, तो ये अलायंस इंडिया अलायंस के बजाय हमें कहीं और भी कोई और अलायंस भी यहाँ दिख सकता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये लालच का सौदा है, ये अवाम की बेहतरी के लिए या अवाम की भलाई के लिए नहीं है। अगर अवाम की भलाई के लिए होता, अगर लोगों के मंशूर जो है वो उसको लेके इन्होंने फैसला किया होता, तो आप देख सकते हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के अलायंस के अगेंस्ट कौन लड़ रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बागी उम्मीदवार लड़ रहा है ना। और मैंने तो ये सुना है कि आज भी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उसकी पीठ थपथपाई जा रही है कि आप लड़ो, हिम्मत करो, ठीक है। आप ये हमारे थन्ना मंडी में देख लें कौन लड़ रहा है कांग्रेस के खिलाफ, अब दूसरी कंस्टिट्यूंसीज में देख लो इनके कैंडिडेट खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। इसलिए ये जो है ये सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने का इनका लोगों का जो है वो एक सिलसिला है। सिर्फ पीडीपी ही एक जमात है जो जम्मू कश्मीर के उलझे हुए हालात को, जो जम्मू कश्मीर के खोए हुए वकार को, जो जम्मू कश्मीर के खोए हुए असासे को वापस लाने के लिए वादाबंद है और कमिटेड है। और हम उसी डायरेक्शन पे, उसी सिमत में चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमें यकीन है लोग हमें सपोर्ट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने मंशूर में दो बड़ी चीजें कही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि हम 370 पे भी बात करेंगे, स्टेटहुड की बात की, और उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी तबका को अभी एसटी मिला है उसको भी रिकंसीडर करने की बात कही गई है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का तो हमेशा यही सिलसिला रहा है। ये बीजेपी तो अब आई है, अब पहली बार मेरे ख्याल में कहीं एक्टिव तरीके से सुरकोट कंस्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन ये गुज्जर और पहाड़ी की तकसीम ये तो हमने अपने बचपन से पुरानी देखी है। उस वक्त ये किसने करके रखी है? कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। एक कैंडिडेट कांग्रेस का होता था, वो एक बरादरी से ताल्लुक रखता था, तो वो कहते थे ये जात बरादरी इस पार्टी की है, दूसरी जात बरादरी कहते थे दूसरी पार्टी की है। उन्हीं की चलाई हुई ये जो एक विरासत थी, उसके ऊपर बीजेपी ने थोड़ा और काम किया और यहाँ लोगों को थोड़ा और बिखेरने की कोशिश की पिछले 2-3 साल में, और उसमें शायद वो किसी हद तक कामयाब भी रहे। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इनको बजाय जात बरादरी के नाम पे सियासत करने के और आता क्या है? इसके अलावा इन्होंने और रखा क्या है? दूसरा तो कोई मुद्दा इन्होंने यहाँ दिया नहीं है हमें कि हम अगर आएंगे तो हम 370-35 के लिए ठीक है, उन्होंने यहाँ कह दिया, लेकिन ये पार्लियामेंट में रहे इनके मेंबर, वहां आपने इनसे सुना कि 370 को वापस लाओ? अभी पीछे जो तकरीरें हुई किसी के मुंह से सुना? नहीं सुना। नहीं सुना ना। ये सिर्फ जो है वो इसलिए उनको रखना पड़ा क्योंकि उनको पता है पीडीपी का जो मुद्दा ये है, वो हमारी, आप कापिंग समझ लें, चीटिंग समझ लें, जो समझ लें, वो इसलिए इनको रखना पड़ रहा है। अदरवाइज तो ये उसके लिए भी सिंसियर नहीं है। जहां तक पहाड़ी रिजर्वेशन की बात है, तो इन्होंने वो पार्लियामेंट में, फारूक अब्दुल्ला ने पहले तकरीर की थी कि नहीं मिलना चाहिए, उसने पार्लियामेंट में कही थी। आज भी अलायंस जो है वो खुल के, अगर एनसी का ये मुद्दा है तो फिर तो कांग्रेस का भी मुद्दा है ना, अगर ये अलायंस में होंगे तो। आज भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो पीडीपी का ये है कि पीडीपी किसी मखसूस जात, बरादरी, मजहब या किसी इलाका की पार्टी नहीं है। पीडीपी जितनी कश्मीरी की है उतनी डोगरे की है, जितनी गुजर की है उतनी पहाड़ी की है। और पहाड़ी का तो पहली बार अगर कोई लेजिस्लेशन जम्मू कश्मीर में हुई है, वो तो मैडम महबूबा मुफ्ती के दौर में हुई है। और मैडम ने यहाँ 3% रिजर्वेशन जो है वो असेंबली में पास करके उस वक्त पीएसपी की सूरत में जो है वो लाई है, जिसको बाद में कंटिन्यू किया गया और 4% किया गया। आज अगर उनको 10% मिला और साथ में अगर उनको यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी हिस्सा मिला, तो हम तो उसका वेलकम करते हैं, वो जिसके थ्रू मर्जी हो। लेकिन एक पुराना झगड़ा जो 1947 से लेकर आज तक डाल के रखा था दो बरादरियों में, चलो उसका एक हल तो हुआ। ये अलग बात है कि यहाँ लोग इस वक्त भी पेट्रोल लेके बैठे हुए हैं, कोई 10 साल से सुरकोट में वारद नहीं हुआ, आज आ गया कि नहीं आज मेरी जात बरादरी हो, मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ। दूसरी तरफ से दूसरा आदमी है, वो नारे मरवाता है कि कौन सी जात ऊंची है और कौन सी जात नीची है, उसके स्टेज पे तकरीरें की जाती हैं। तीसरी तरफ एक तीसरा कैंडिडेट है, ना मैंने उसके वालिद साहब को कभी लुंगी डाले हुए देखा, ना उसको मैंने आम माशरे में देखा, लेकिन इन दिनों में वो जब भी अवाम के सामने आता है तो वो काली लुंगी पहन के आता है। उसका क्या मतलब है? ये जात बरादरी के सिग्नल हैं। जात बरादरी पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते, यहाँ सब जात को, सब बरादरियों को, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और पीडीपी वाइज जमात है जो जम्मू कश्मीर में हर इंसान को, हर जात को, हर बरादरी को, हर इलाके को, सबको रिप्रेजेंट करती है और सबको साथ लेकर चलने के लिए वादाबंद है। यानी जावेद साहब, आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कुछ स्टेजों से सामने और कहीं दरे पर्दा ये कार्ड जो है गुज्जर पहाड़ी का खेला जा रहा है? मैं ये कहता हूं, खुल के कहता हूं, मुझे आपके एक चैनल से ये ऑफर आई थी कि हम लाइव डिबेट करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार हूं। अगर मेरी मीटिंग भी होगी, मैं उसको कैंसिल करके मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं सबसे पहले।
ठीक है, मैं तो यही कहता हूं, यही मुसीबत है जिसने आज तक हमें मार के रखा है। 10 साल सोए रहो जम्मू जाके, छन्नी में इन तीनों के मकान हैं, इकट्ठे इकट्ठे करीब करीब ही रहते हैं। 10 साल वहां आराम से सोते हैं, 11वें साल यहाँ पहुंचते हैं तो उस वक्त सीधा ही जात बरादरी का नारा लेके आ जाते हैं। तो जब इनको जात और बरादरी के नाम पे वोट मिलेंगे तो काम क्यों करेंगे ये? और हमारे तीनों के तीनों कैंडिडेट सिर्फ इस वक्त जात बरादरी में मुलव्वस हैं। मैं खुल के कहता हूं, अगर वो इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं तो करें मेरे सामने, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आपका कैसे आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है इस बात का। जैसे जावेद साहब ने कहा है, इनको कोई ऑफर आई थी दूसरे चैनल से, आज मैं भी ये कहता हूं कि पीर पंचाल स्पीक्स दावत देता है सब कैंडिडेट्स को। डेट टाइम आप मुकर्रा कीजिए, जगह आप मुकर्रा कीजिए। अगर आप कहीं नहीं कर सकते तो आप अपने घर से बैठ के लाइव डिबेट हम कर सकते हैं। आए सब मिलके मुद्दे की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की सियासत की बात करें। अगर आप करना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर आप सबके पास है, आप जरूर बताएंगे। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप एग्री रहेंगे फेस टू फेस बैठ के बात करने की। पब्लिक के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जावेद साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपको मैंडेट देते हैं, यहाँ काफी नारे चले थे, जमीनी सतह पर कुछ नजर अभी तक मुझे नहीं आया। जहां तक मेरी सोच है, हम ये नहीं डिनाई नहीं करते कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, हुई है। जिस लेवल की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग पीडीपी को, जावेद इकबाल चौधरी साहब को अगर मैंडेट देते हैं, तो यूथ के लिए और हेल्थ एजुकेशन के लिए आप क्या नया करेंगे इन सब सिस्टम्स को ठीक करने के लिए? देखें, मैंने तो आपको पहले भी बता दिया, यूथ के लिए रोजगार देने के लिए मैं अनथक कोशिश करूंगा। और सरकार की रोजगार जैसे पहले होती थी, क्योंकि जब हमारी 2002 में गवर्नमेंट आई थी तो मुफ्ती साहब ने उस वक्त हर स्कूल में एक नया टीचर जो है अपॉइंट कराया था, और उसके सारे मिला के वो 66,000 नए टीचर जो है एक वक्त में उन्होंने भर्ती किए थे। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो छुपा के रखी हैं। बहुत सारे स्कूल जिनमें वैकेंसीज होती हैं, स्कूलों को क्लब कर रहे हैं, आपको नॉलेज है। तो सबसे पहले तो मेरा ये वादा है कि मैं जो नौजवान की रोजगार पिछले 8 साल से दबा के रखी है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं ये करवा के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि हमारे इलाके में यहाँ टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है। जब हमारी हुकूमत यहाँ थी उस वक्त मैंने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की और गवर्नमेंट ने मुझे कॉपरेट भी किया था। उस वक्त मैंने रंजाटी, लिहाड़, आपके जम्मू शहीद और जब्बी और ये माड़ा से पीछे ये जगह है, इनको उस वक्त भी हमने आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की। और जहाँ रोड लिंक नहीं था वहाँ रोड लिंक कराने के लिए उस वक्त जो प्रोजेक्ट वगैरह मैंने बनवाए थे। लेकिन बाद में हमारी हुकूमत चली गई, उसको कंप्लीट नहीं हम कर पाए। आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे मौका देगा तो जिस लेवल की टूरिज्म कश्मीर में है वो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाल्लाह क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। आपने एक चंडीगढ़ में एक पार्क देखा होगा, शायद एक ही पार्क है। जिस दिन इनागुरेशन हुई थी उसका आप सर्च भी कर सकते हैं कि उस वक्त के टूरिज्म मिनिस्टर को मैं अपने साथ लाया था। 2-3 स्पॉट पे दूसरी जगह भी मैं उसको ले गया और चंडीगढ़ में लेके उससे मैंने ये शुरू करवाया था पार्क। और आज वो पार्क जो है अल्लाह के फजल से वहाँ मौजूद है और वहाँ कितने लोगों की भीड़ भाड़, और वहाँ लोग, और जब टूरिज्म आएगा तो उसके साथ नौजवान को जो है वो जॉब मिलेगी, उसके साथ जो है लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। उसके साथ साथ जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की, सबसे बड़ी लानत सुप्रीम कोर्ट में करप्शन की है। करप्शन की वजह से यहाँ बेइंसाफी है, यहाँ शरेआम दिन दिहाड़े कत्ल हुए लोगों के जो है वो कत्ल छुपा दिए जाते हैं इस वजह से। और अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को साफ शफाफ करने के लिए अनथक कोशिश ही नहीं करूंगा। मैं उस वक्त तक बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले आपसे कह दिया, इससे पहले भी आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। और आज भी मैं ये कहता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जो तनख्वाह मेरी होगी वो मेरे ऊपर हलाल है। उसके अलावा मैं एक पैसा जो है किसी से ना लूंगा ना किसी को लेने दूंगा। जब मैं करप्शन नहीं करूंगा तो मैं दूसरे को क्यों खाने दूंगा? मैं तो उनके कागज अपने सामने रख के उनसे जो है उनके बिलिंग करवाऊंगा, उनसे जो है मौके पे देख के काम जो है उसके ऊपर पूरा चौकीदार की तरह उसका काम करके इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से जो है उसको मैं करप्शन को खत्म करूंगा। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वो तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल डिफंक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पहुंच में ही डिफंक्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में टोटल डिफंक्ट है। उसके लिए मैं यहाँ काम करने की कोशिश करूंगा। और हमारी पार्टी ने पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया है रजौरी में, उस वक्त भी हमने मुफ्ती साहब के सामने जाके प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि पहले वो मेडिकल कॉलेज पुंछ की बात थी। उस वक्त हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेटर था ही नहीं, अगर कोई था तो कमजोर था।
जिसकी वजह से वो रजौरी चला गया। आज हम फिर दोबारा अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो यहाँ मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। मैंने एजुकेशन के ऊपर में कुछ नहीं था उस वक्त, एकलव्य मॉडल स्कूल सुरकोट में सेंक्शन करवाया, यहाँ केंद्रीय विद्यालय मैंने सेंक्शन करवाया। अगर मुझे अल्लाह एमएलए बनाएगा तो मैं ये सारी चीजें दोबारा यहाँ लाने के की कोशिश ही नहीं करूंगा, लेकिन बल्कि ला के छोड़ूंगा। और उस वक्त फिर मेरे पास वो एमएलए भी नहीं होगा जो लिख लिख के वो फिर छाती बाद में वो कहता है कि मैंने उसको मेंढर शिफ्ट कराया, मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कराया। तो अगर लोग ऐसे लोगों को डिस्करेज करेंगे तो हम यहाँ का तालीम का निज़ाम भी बेहतर करेंगे और अच्छे से अच्छे स्कूल भी यहाँ लाएंगे। यहाँ बच्चों का मेरे पास एक मामला आया कि यहाँ के बच्चे बाहर जाके लाइब्रेरीज में जो है दरबदर रहते हैं और उनको पढ़ने के यहाँ एवेन्यूज नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो सुरनकोट में भी अच्छी लाइब्रेरी कायम करेंगे जिसमें सैकड़ों सीटें होंगी और यहाँ के बच्चे पढ़ यहाँ ही बैठ के जो है अपने घर के पास तैयारी कर सकेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके चैनल का टाइम भी कम है, अगर मैं सारे गिनना शुरू कर लूँ तो शायद ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक मेरा वादा है कि अगर अवाम मेरे ऊपर भरोसा करेगी मैं सुरनकोट को चेंज करके छोड़ूंगा। जैसे कुछ लोगों ने पहले कहा ये न्याज सुरनकोट, तो वो न्याज सुरनकोट जो है 20% कमीशन पहले होती थी, आजकल 40% है, मैंने सुना है। ये 20 से 40 नहीं होगी, ये 40 से 0 पे मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। जावेद साहब, वक्त बहुत कम है, आपका भी ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा। बहरहाल व्यूअर्स के लिए और लास्ट में सुरनकोट कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए क्या मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि अवाम पीडीपी को जानती है, अवाम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को जानती है, अवाम मैडम महबूबा मुफ्ती को जानती है और अवाम शायद मुझे भी जानती है। मुझे भी काफ़ी साल हो गए यहाँ घूमते फिरते। मेरा अवाम से वादा है कि मैं जैसे पहले 10 साल आपके बीच रहा हूँ, आपके यहाँ ही घूमता फिरता रहा हूँ, मैं इसके बाद भी मरने तक आपको नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे चुनेंगे तब भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं चुनेंगे तब भी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। आप एक बार खुदा के लिए इस ज़ात बरादरी के इज़्म से बाहर निकल कर आपने जो चश्मा है उसको हकीकत की नज़र से देखकर एक बार मुझे मौका दें। अगर मैं आपके जो उम्मीदें हैं उस पर खरा नहीं उतर पाया तो दूसरी बार आप मुझे मत चुनें। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि आप 25 तारीख को पीडीपी को वोट करें। बहुत शुक्रिया पीर मिजाज स्पेक्स को वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया मामूद साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जावेद इकबाल साहब जिन्होंने अपनी बात रखी। और मैं बार बार आपको यही कहता हूं, आप मेरिट पे वोट कीजिए। ये गुज्जर और पहाड़ी के इन घिसे पिटे नहरों से बाहर निकल के आप वोट कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है, उनको किसी डगर की तरफ ले जाना है, तो इन घिसे पिटे नहरों से बाहर निकल के विजन को वोट कीजिए। अगले का विजन क्या है, ना कि एक दो नारे रटे हुए हैं जैसे, उनसे बिल्कुल बाहर लिखिए। ये सब लोग शेर हैं और सबको सुरनकोट की जरूरत है। बहरहाल पीर पंचाल स्पीक्स को आप बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जहां भी आप हमें देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स पे देख रहे हैं, जरूर फॉलो कीजिए। एक शर्त के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।